हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ा, यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसी क्वेश्चन को करवाया। उसके बाद दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग करने वाले हैं VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके का क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे हैं VBI क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो है चुने हुए आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो दोस्तों आपको गूगल या फिर क्रोम पे सर्च करना होगा तनु क्लासेस, ठीक है। गूगल पे जाके या फिर क्रोम पे जाके या फिर आप टेलीग्राम जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से जो दोस्तों जुड़ जाइए, वहीं पे आपको ये PDF का जो है लिंक मिल जाएगा या फिर ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप लोग थ्योरी वगैरह नहीं पढ़े इसका, यानी कि एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव को नहीं देखे, तो सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वीडियो का चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। तो किताबुल हिंद जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। देखिए किताबुल हिंद, इस ग्रंथ की रचना उज्बेकिस्तान के यात्री अल बरूनी द्वारा किया गया था और अरबी भाषा में किया गया था। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि यह अल बरूनी द्वारा रचित किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखना है यह अरबी भाषा में लिखा गया है। तीसरा है यह भाषा सरल और स्पष्ट है। भाषा जो है वो सरल यानी कि आसान और स्पष्ट, जिससे कि सबको समझ में आ जाए। इसमें जो है टोटल 80 अध्याय है, मैंने आपको बताया भी था। टोटल इसमें 80 अध्याय है और इसके मुख्य विषय धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन, विद्या, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि से है। और इस किताब में जो है सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि अल बरूनी अरबी भाषा, टोटल 80 अध्याय, और ये धर्म, ये बहुत आसान भाषा है और सरल भाषा है। और इस किताब में मुख्य रूप से हम लोगों को दर्शन के बारे में, त्योहार के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, प्रथाएं के बारे में, परंपरा के बारे में, भार तौल, मापन, विद्या, मूर्तिकला, कानून के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, उसने प्रत्येक अध्याय में, यानी कि किसने? अल बरूनी ने, उसने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। प्रारंभ में एक प्रश्न, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, यानी कि क्वेश्चन को, यानी कि बुक को जो लिखा गया कुछ ऐसा लिखा गया है कि लोग ऐसा क्यों करते थे। यानी कि पहले क्वेश्चन पूछते हैं लोग ऐसा आखिर क्यों करते थे, लोग सती प्रथा को क्यों मानते थे। उसके बाद फिर किताब में उसका जवाब देते हुए आंसर को लिखा, ठीक है। तो उसने पहले प्रारंभ में जो है एक प्रश्न, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन, और अंत में अन्य संस्कृतियों की एक तुलना है। फिर जो है उसका तुलना किसी और, जैसे कि सती प्रथा लोग क्यों मनाते थे, फिर जवाब दे दिया कि भाई पति के मरने के बाद सती प्रथा ये ऐसा मानता था, वो लोग सोचता था ऐसे ऐसे स्वर्ग मिल जाएगा, सारा पाप खत्म हो जाएगा अगर विधवा जो होती थी उसको जला दिया जाए या फिर वो भी जल जाए पति के साथ, तो ठीक है, ऐसा मान्य था। फिर उसका कंपैरिजन जो है किसी और धर्म से करता था। तो कुछ इस प्रकार वो अपनी किताबों का जो है रचना की थी। ये बात आपको खुल के लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मेरी बातों को समझिए। अल बरूनी गणित का भी प्रेमी था, इसलिए गणित का भी जिक्र है। और अल बरूनी, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो गणित का भी क्या था? प्रेमी था, इसलिए वहां पर, यानी कि अल बरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद, उस पर गणित का भी परिचय है। उसने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया। उसकी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित है। तो ये कुछ इस प्रकार का किताबुल हिंदी के बारे में आपको एक लेख लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। इब्न बतूता और फ्रांस बर्नियर, यहां पर ये बर्नियर है, ठीक है। फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे हैं उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। अब देखिए इब्न बतूता जो है वो ज्यादा मतलब कि बुराई बिल्कुल भी भारत का नहीं किए हैं, भारत का जहां तक हो सके तारीफ ही की है। लेकिन जो बर्नियर है, फ्रांसवा बर्नियर, ये कभी भी कुछ भारत में कोई भी चीज को देखता था वो हमेशा कंपेरिजन किससे करता था? यूरोप से करता था, फ्रांस से करता था। कोई भी चीज को देख लिया, ठीक है, बोला कि नहीं हमारा फ्रांस में ऐसा है, अगर यहाँ। अब एक चीज क्या बोलते हैं, अगर मुगल अंपायर हम लोगों का वहां होता, यानी कि जो मुगल सम्राट था वो अगर फ्रांस में होता, तो फ्रांस जो है वो दयनीय स्थिति में आ जाती, डूब जाते, पूरा शहर बर्बाद हो जाता, पूरा देश बर्बाद हो जाता। तो इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर जो जो दृष्टिकोण से भारत और अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे हैं उसकी तुलना करने के लिए बता रहा है और अंतर करने के लिए बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इब्न बतूता और बर्नियर के यात्रा वृत्तांत में तुलना और अंतर। देखिए मोरक्को यात्री इब्न बतूता, ये कहा कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। रियल में ये भारत आया नहीं था, इसको बंदी बना करके लेके आया था। कौन लेके आया था? महमूद गजनवी, ठीक है, गुलाम बना के लेके आया था। बाद में महमूद गजनवी को पता चला कि नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है, इस क्योंकि ये इब्न बतूता जो था उस समय का, नहीं अल बरूनी, सॉरी अल बरूनी के बारे में हम लोग बात करें। अल बरूनी जो है उसको लेके आया था आपका ये महमूद गजनवी, ठीक है, क्योंकि अल बरूनी जो है अपने जमाने में बहुत बड़ा जानकार था। लेकिन यहाँ पर इब्न बतूता की बात हो रही थी। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था, ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारत आया था, क्योंकि इसको घूमने का बहुत शौक था। ये जिद्दी था, एक प्रकार का जिद्दी,
घूमने का एक प्रकार का जिद्दी था। ठीक है, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसकी यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा गया। वो जो किताब लिखा है उसको क्या कहा गया? रिहला। ध्यान देंगे पॉइंट को, रिहला कहा गया। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में सुंदर झांकी मिलती है। इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप की एक सामाजिक हो गया, एक सांस्कृतिक हो गया, इन सभी चीजों की जो है एक सुंदर झांकी मिलती है। वह पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा यात्रा से प्राप्त ज्ञान को महत्व देता था। यानी कि जैसे यकीनन बात है, जैसे कि आप जितना किताब से नॉलेज प्राप्त करते हैं वही चीज अगर आप घूमेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको बोलता है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो ये जो थे इब्न बतूता, वो पुस्तकीय ज्ञान यानी कि किताबों का ज्ञान जो है उससे अच्छा समझते थे। किसको? घूमने वाले ज्ञान को, यानी कि यात्रा वाले ज्ञान को। ठीक है, इसलिए उसने विभिन्न देशों की लंबी यात्राएं की। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे देशों की, अलग अलग देशों की बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी लंबी यात्राएं की। उसने 1332 से 1333 में भारत की यात्रा की। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो रहा है, आपका एमसीक्यू। सबसे पहले भाई इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, 14वीं शताब्दी में आया, 2 ऑब्जेक्टिव। तीसरा है उसके यात्रांत को, यानी कि वृत्तांत को, उसके जो यात्रा का किताब था उसको क्या कहा गया? रिहला। क्या कहा गया? रिहला। ठीक है, फिर अगर आप आगे देखेंगे तो ये जो है भारत कब आए थे? 1332 से 33। तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव आपका एमसीक्यू जो है यहीं पे बन गया। अब देखिए, अभी हम लोग इब्न बतूता के बारे में बात करें और 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से प्रभावित था। कौन? इब्न बतूता जो है वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो था उससे प्रभावित था। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब क्या हुआ? न्यायाधीश, यानी कि जज। ठीक है, सुल्तान जो है उसको देख करके, उससे प्रभावित होकर के उसको दिल्ली का न्यायाधीश यानी कि जज बना दिया। इस पद पर उसने कई वर्ष कार्य किया। इस पद पर जो है वो कई वर्ष काम किए। उसने मालदीव में भी न्यायाधीश का कार्य किया और वो मालदीव में भी जज का, यानी कि काजी का कार्य किया, न्यायाधीश का कार्य किया। उसने विभिन्न संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी। और वो जो है संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में, आस्थाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में बहुत सारी, यानी कि विस्तृत, बहुत ज्यादा जानकारी दी। वह बड़ा साहसी व्यक्ति था, यानी कि बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति था। कौन? इब्न बतूता। उसने यात्राओं में, अभी इब्न बतूता के बारे में बात हो रही है, उसने यात्राओं में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब यात्रा कर रहे थे। क्योंकि जब यात्रा कोई भी करता था दोस्तों, वो तो उसको डाकू वगैरह जो है लूट के लेके चले आते थे, यानी कि सोना वगैरह, जवाहरात वगैरह। ठीक है, तो क्या उसने यात्राओं में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चोर तथा डाकुओं से भी उसका पाला पड़ा, परंतु उसने कभी भी धैर्य नहीं खोया। ठीक है, समझ रहे हैं? कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, धैर्य जो है कभी नहीं खोया, जैसे कि आप लोग को करना है। 17वीं शताब्दी में फ्रांस का निवासी बर्नियर भारत आया। अब हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इब्न बतूता के बारे में। अब आपका यहाँ पर आ गया फ्रांस। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है भाई, फ्रांस का जो फ्रांसवा वार्नियर था वो फ्रांस से आया था, पहली बात। दूसरी बात, कब आया था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में भारत आया था और 1665 से लेकर के 1668 तक रहा। कब से कब तक? 1665 से 1668 तक। मुगल की यात्रा की और यात्रा संस्मरण तैयार किए। उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की, यानी कि भारत के विभिन्न भागों में घुमा और यात्रा संस्मरण, यानी कि बहुत ज्यादा यात्रा जो है उसको याद भी हुई, बहुत ज्यादा यात्रा को उसने नोट भी किया। आगे देखिए, उसने यूरोपीय समाज की तुलना भारत में तैयार किए गए सामाजिक परिवेश के साथ थी। ठीक है, तो वो जो है यूरोपीय समाज की जो तुलना है वो हमेशा भारत में तैयार किए गए जो सामाजिक परिवेश थे उसी से हमेशा करता था। उसने अपना वृत्तांत में, यानी कि जो उसका बुक लिखा हुआ था उसमें अपने शासक और उच्च अधिकारियों को दिया। ठीक है, अपना वृत्तांत जो है वो अपने शासक को और उच्च अधिकारी जो था उसको दिया। सभी विवरणों में उसने भारत और यूरोपीय में हुए विकास की तुलना की। उसके यात्रा संस्मरणीय की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उनका कई भाषाएं में प्रकाशन हुआ और उसका जो किताब था वो कई भाषा में प्रकाशित हुआ। तो 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता और बर्नियर के बारे में, और आपको दोनों के बारे में लिखना है। अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा आप थ्योरी जाकर के पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन का दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं आसानी से, अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, इब्न बतूता को यात्रा में कौन सी प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए फिर से वही क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया आपका कि इब्न बतूता को अपनी यात्रा के दौरान कौन सी कठिनाई होती थी। तो इब्न बतूता के कारवां को कई बार डाकुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, रह रहकर घर से निकलना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे एकीकरण महसूस हो रहा था और कई बार बीमार भी पड़ा। तो ये दोनों रीजन था, प्रमुख रीजन था जो कि इब्न बतूता को यात्रा के दौरान सामना करना पड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फारसी और अरबी में हिंदू शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया गया? यानी कि फारसी और अरबी शब्द, अरबी में हिंदू शब्द जो है वो फारसी है। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था वो क्या? फारसी है। तो फारसी और अरबी में हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो किस प्रकार किया गया? आप लोग यहाँ पर देखिए, ईसा पूर्व 6वीं से लेकर के 5वीं शताब्दी में
छठवीं से लेके 5वीं ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से पहले शताब्दी में फारसी में इंदु शब्द का प्रयोग जो है वो सिंधु नदी यानी कि इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था। तो छठी से 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी में फारसी में जो इंदु शब्द था उसका प्रयोग सिंधु नदी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, इसके पहले वाले जो क्षेत्र था, इंडस नदी के पहले वाले जो क्षेत्र था, पूर्व क्षेत्र, उसके लिए होता था। अरबी लोगों में फारसी शब्दों को जारी रखा और इस क्षेत्र को अलहिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, ठीक है। ये कोई भी जाति वगैरह से देखकर, जैसे कि बहुत लोग अभी सोचते हैं कि नहीं ये जाति को देख करके या फिर हिंदू है तो हिंदू को देख करके या फिर कोई अलग संस्था है तो उसको देख करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग जो सिर्फ वो नदी को देख करके, यहाँ के लोगों को देख करके नाम बस रख दिया, कोई भी जाति वगैरह कुछ भी नहीं सोचा था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर से जो है ये आपका कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिए इन जुजाई कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आप लोग को थ्योरी में भी। इन जुजाई के बारे में थ्योरी में नहीं पढ़ा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। इन जुजाई को इब्न बतूता के सुरुद लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, यानी कि इब्न बतूता का जो सुरुद लेख था उसको लिखने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, किसको बहाल किया गया था? इन जुजाई। क्या नाम था? इन जुजाई। और राजा ने उसको इब्न बतूता द्वारा एकत्रित की गई सूचनाओं को लिखने का निर्देश दिया। उसका लिखा गया कथानक अत्यंत मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद था, और वो जो लिखते थे तो उसका जो लिखा हुआ चीज था वो बहुत ज्यादा पढ़ने में मजा भी आता था, अत्यंत मनोरंजक भी था, बहुत मजा आता था, मनोरंजन आता था और शिक्षाप्रद और नॉलेज भी मिलता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वॉइस वगैरह सब क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके, 1 सेकंड आप लोग लाइन पे रहिए। आपको, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। यानी कि बर्नियर का जो वृत्तांत, जब वो यात्रा कर रहे थे तो उभरने वाले जो शहरी केंद्र है उसके चित्र पर चर्चा करने के लिए, यानी कि शहर को देख करके आप बताइए। तो देखिए बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र। बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। क्या कहा? शिविर नगर। ये नगर अपने अस्तित्व के, ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, किसने कहा था? बर्नियर ने, फ्रांसवा बर्नियर ने कहा था मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर। आपको थ्योरी में भी पढ़ाया जा चुका है। यह नगर अपने अस्तित्व के लिए राजकीय सहायता का शिविर पर निर्भर था, इसलिए इसको शिविर नगर कहा गया। मतलब ये जो नगर था वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने प्रतीत के लिए, अपने लिए किस पर निर्भर था, किस पर डिपेंडेंट था दोस्तों? राजकीय सहायता पर, इसलिए इसको क्या कहा गया? शिविर। बर्नियर का यह कथन विश्वसनीय नहीं लगता है। ये जो कथन है बर्नियर का वो विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि उस काल में भारत सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। यानी कि जो भी भारत में जो शहर थे उस काल में, उस समय में, वो सभी क्या थे? अस्तित्व में थे, ठीक है। और आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये नगर उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र और तीर्थ स्थान आदि के रूप में थे, ठीक है। उसके अनुसार व्यापार समृद्ध तथा उसके अनुसार जो व्यापार वो बहुत बड़ा था, समृद्ध था, तथा नगर के व्यापारियों में एकता थी, और नगर का जो व्यापारी था उसमें एकता थी। वे समूहों में संगठित थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और इनका मुखिया सेठ कहलाता था। और इनके अलावा जो शहरी समूहों में चिकित्सक, अध्यापक, जो भी लोग थ्योरी को पढ़े हैं ना, एक्सप्लेनेशन को पढ़े हैं ना, वो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सारा चीज आपको पढ़ाया जा चुका है। इनके अलावा शहरी समूह में जो चिकित्सक थे, अध्यापक थे, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार और सुलेखनकार थे। इस प्रकार भारतीय नगर आकर्षण के केंद्र थे। तो भारतीय नगर आकर्षण के केंद्र कुछ इस प्रकार का था, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आपका महाजन का डेफिनेशन में लिखा दिया गया है, और महाजन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है महाजन किसे कहते हैं। तो जो नगर के व्यापारियों में जो एकता थी और समूह में जो संगठित थे, इसे पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को क्या कहा जाता? महाजन। और इसका जो मुखिया होता था, जो मालिक होता था, उसको सेठ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। दास मतलब क्या? वो जो गुलाम होते थे। तो विवेचन करने के लिए कह रहा है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है, इब्न बतूता के द्वारा जो दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। देखिए इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, ठीक है। इब्न बतूता एवं दास प्रथा। इब्न बतूता ने दास प्रथा के विषय में विस्तृत विवरण दिया है। इब्न बतूता ने दास प्रथा के विषय में बहुत ज्यादा हम लोगों को जानकारी दिया है, विस्तृत विवरण दिया है। दास खुले बाजार में आम वस्तुओं की तरह बेचे और उपहार स्वरूप दिए जाते थे। जैसे कि आपको मालूम है, दास पहले जमाने में जो गुलाम होते थे तो वो खुले, मतलब कि मार्केट में उसका एक प्रकार का सेल लगता था कि इसका इतना रुपया, इसका इतना प्राइस, इसका इतना प्राइस, और वो कभी कभी उपहार में दिए जाते थे अपने मालिक को, अपने राजा को खुश करने के लिए, ठीक है। तो दास जो है वो खुले बाजार में आम वस्तुओं की तरह बेचे और उपहार के रूप में, यानी कि गिफ्ट के रूप में दिए जाते थे। उदाहरण के लिए इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट के रूप में, भेंट मतलब गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में घोड़े, ऊंट और 7 दास भी दिए थे। मतलब घोड़ा तो दिया ही था,
ऊंट तो दिया ही था, उसके साथ साथ दास भी दिया था, यानी कि नौकर भी दिया था, गुलाम भी दिया था। किसने? इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसने मुल्तान के गवर्नर को भी एक दास भेंट किया। इब्न बतूता जो है वो मुल्तान के जो गवर्नर थे उसको भी एक दास जो है भेंट किया था, यानी कि गिफ्ट दिया था। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 2 दास उपहार, यानी कि इब्न बतूता बताते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो नसरुद्दीन नामक जो धर्मोपदेशक जो थे, धर्म के बारे में बताते थे, तो उससे प्रसन्न होकर, उससे खुशी होकर 1 लाख रुपया भी दिया, मुद्रा भी दिया और उसको उपहार के रूप में 2 दास यानी कि 2 गुलाम भी दिया। ठीक है, आगे देखिए। इब्न बतूता के विवरण से पता चलता है कि सुल्तान के दरबार में ऐसी दासियां होती थी, दास लड़के को बोलते हैं, दासिया जो है लड़की को बोलते हैं, यानी कि गुलाम जो होती थी लड़की में जो होती थी उसको बोलते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार विवरण से पता चलता है कि भाई सुल्तान के दरबार में ऐसी दासियां होती थी जो संगीत और गायन के कार्यक्रम में भाग लेती थी, जो कि गाना वगैरह गाती थी, संगीत गाती थी और गायन यानी कि भाई सिंगर वगैरह में, ये सब कार्यक्रम में जो भी होता था उसमें भाग लेता था। उसने अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों की नियुक्ति की थी। और अपने अमीर किसको बोलते हैं? जो अमीर, जैसे कि आप लोग को अगर सिंपल में समझाएं, एक वजीर आजम होता है प्रधानमंत्री, तो उसी को आप लोग अमीर भी बोल सकते हैं, जो उस पद के लिए खड़ा होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा होता है तो जीतता नहीं है, रियल में प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए, जैसे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है अभी, वहीं पे राहुल गांधी को देखेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं है, तो उसको हम लोग अमीर बोलेंगे, मतलब पहले बोला जाता था। तो और भी बहुत सारा होता है, इसमें भी डिटेल होता है, लेकिन आप लोग सिर्फ यही समझिए। तो अमीरों पर नजर रखने के लिए जो दासिया की नियुक्ति की थी, इस प्रकार दास और दासिया कई प्रकार के थे। दासों को श्रमशील कार्य में लगाया जाता था, यानी कि जो मेहनत वाले कार्य होते थे जिसमें तो ताकत वगैरह लगाया जाता था, उसमें दास को रखा जाता था। वहीं पे वे पालकी ढोते थे, दास जो है वो पालकी ढोते, पहले के जमाने में पालकी चलता था, बारात वगैरह पालकी में जाते थे। ठीक है, 4 आदमी 4 कंधे में अपने ले लिए, पालकी को उठा के चलता था दास। और श्रमशील कार्य करने वाले जो दास दासियों की कीमत है वो बहुत कम होती थी। और श्रमशील जो दास दासियों की जो कीमत है, यानी कि मेहनत करने वाले जो दास दासी गुलाम होते थे, उसकी कीमत जो है बहुत ही कम होती थी। उन्हें सामान्य लोग भी रख सकते थे, यानी कि जो नॉर्मल लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो भी रख सकते थे। तो इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के बारे में कुछ इस प्रकार का दिया गया है, आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, आपको अपने शब्दों में लिखना है दोस्तों, ये रटना नहीं है आपको, बस 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, इसको दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, 2-3 बार आपको याद हो जाएगा, पूरा रट मतलब पूरा दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताया लिखने का। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, अब यहाँ पर एक सती प्रथा सबसे पहले पूछ दिया। अब भाई ये कौन सा तत्व है जो कि बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये बताते हैं बर्नियर जी, फ्रांसवा बर्नियर ये बताते हैं कि सती प्रथा में एक लड़की थी जो कि 12 साल की उम्र में थी, कितने 12 ईयर्स उसका एज था, और उसका पति जो है मर गया था, वो विधवा हो गई थी। तो वो जो है खुशी से, एकदम खुशी से जो है अपने मौत को सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए कूद गई, यानी कि आग में कूद गई। समझ रहे हैं? ये कौन बताते हैं? फ्रांसवा बर्नियर बताते हैं। आप लोगों को थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाएं। देखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सती प्रथा पूछा, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो सती प्रथा के बारे में लिख दीजिए कि भाई पहले के जमाने में जो ऐसा ऐसा होता था, पति मर जाते थे तो उसके बदले जो पत्नी जिंदा होती थी उसको भी मरना पड़ता था, उसको भी दफनाना पड़ता था, उसको भी जलाना पड़ता था। इसी तरीके से आप जो पूरा लिख सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो आपको कम से कम 2 पेज तो आपको लिखना ही है, 1.5 से 2 पेज। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे एग्जाम से पहले आपको टिप्स जरूर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, सती प्रथा के कौन से तत्व पर बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। बर्नियर का ध्यान आकृष्ट करने वाले सती प्रथा के तत्व, इसको थोड़ा समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों की तरह बर्नियर ने भी महिलाओं के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का वर्णन किया। यानी कि जितने भी यात्री आते थे घूमने के लिए, तो सभी लोग जैसे व्याख्या करते थे लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उसी तरीके से दुर्व्यवहार का वर्णन जो है फ्रांसवा बर्नियर ने भी किया। उसके साथ जो, यानी कि लड़कियों के साथ जो अत्याचार होता था उसका वर्णन फ्रांसवा बर्नियर ने भी किया। उसके अनुसार कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मूर्तियों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ महिलाएं खुशी से मूर्तियों को, यानी कि अपनी मौत को गले लगा लेती थी, जबकि अन्य को मरने के लिए विवश किया जाता था। जबकि किसी को मरने के लिए बहुत परेशान किया जाता था, बहुत उस पर जोर जबरदस्ती किया जाता था कि आपको मरना ही पड़ेगा, आपका पति मर चुका है, अब आपको भी मरना ही पड़ेगा, जलना ही पड़ेगा, दफन होना ही पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का होता था। ठीक है, कोई महिला थी जो कि प्रसन्न होकर इसको गले लगा लेती थी, मौत को। अब देखिए, वस्तुतः इस प्रथा के अंतर्गत यदि किसी महिला का पति युद्ध में मारा जाता था,
इस प्रथा यानी कि सती प्रथा के अंतर्गत अगर किसी महिला का पति युद्ध में मारा जाता था या किसी अन्य कारण से मर जाता था तो उसे अपने शरीर को अग्नि के हवाले करना पड़ता था, उसे अपने शरीर को अग्नि के हवाले करना पड़ता था। समझ रहे? अगर अभी के जमाने में अगर वैसा होता तो आपको कितना बुरा लगेगा। कोई पति वगैरह मर गया बॉर्डर वगैरह में तो उसको भी अपने पति के साथ आग में जलना पड़ता था। अगर वो वहीं पे मर गया तो इसको उसके शरीर को या फिर अपने को आग में जलाना पड़ता था। समझ रहे? बर्नियर ने एक 12 वर्षीय बच्ची को, जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्नियर ने एक 12 वर्षीय बच्ची को चिता की आग में जलते हुए देखा। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बर्नियर को इससे काफी धक्का लगा और क्रोधित हुआ, परंतु कुछ ना कर सका। बहुत ही मतलब कि दोस्तों पता नहीं कैसे लोग ये सब करते होंगे उस समय, उस जमाने में। तो 12 वर्ष की देखिए बच्ची 12 वर्ष की है, अब शादी हो चुकी है। पहले के जमाने में ये रूल रेगुलेशन नहीं था, शादी हो जाती थी। तो मतलब कि देखिए कुछ भी हो रहा, मतलब 12 वर्ष है अभी, इसका पूरा जिंदगी बचा हुआ है और इसको जबरदस्ती आग में धकेला गया। ठीक है, तो बर्नियर जो है इसको काफी धक्का लगा था और बहुत क्रोधित गुस्सा भी हुआ था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। इब्न बतूता भारत की संपन्नता के क्या कारण बताता है? इब्न बतूता जो है वो भारत की संपन्नता का क्या कारण बताता है? तो भारतीय कृषि जो है वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उर्वर थी, यानी कि बहुत जान होती थी मिट्टी में। ठीक है, यहाँ पर खाद वगैरह कम भी दिया जाता था, फिर भी उपजाऊ जो है बहुत अच्छी होती थी। उससे वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती थी, और जो यहाँ की मिट्टी होती थी उससे वर्ष में यानी कि एक साल में 2 बार फसल उगाई जाती थी। समझ रहे? दूसरा है आपका भारतीय उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के मामले में एशिया के सभी देशों के साथ जुड़ा हुआ था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीपीय व्यापार जो है वो वाणिज्य के मामले में, भारतीय उपमहाद्वीपीय व्यापार और वाणिज्य के मामले में एशिया के सभी देशों से भारत जो है वो जुड़ा हुआ था। इब्न बतूता इसी को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉरी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्नियर का भारत का चित्रण द्वितीय विपरीतता के नमूने पर आधारित है, पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी समझ में आएगा जब आप आंसर को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप आंसर को देखेंगे। देखिए उसने भारत को यूरोप के प्रतिलोम या यूरोप को भारत के प्रतिलोम रूप में दर्शाया है। समझ रहे? यानी कि बर्नियर ने भारत के बारे में क्या गलत बताया? द्वितीय विपरीतता यानी कि क्या उल्टा बताया है? तो या तो भारत को वो यूरोप से उल्टा बताया या फिर यूरोप को भारत से उल्टा बताया है। समझ रहे हैं? अर्थात उसने यूरोप एवं वहां के निवासियों को श्रेष्ठ तथा भारत और भारतीय निवासियों को तुच्छ, मतलब यूरोप के निवासियों को, यूरोप को बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा, बहुत आसमान में, लेकिन भारत के निवासियों को बहुत नीचा, तुच्छ समझा है। संस्कारहीन दर्शाने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण का आधार लिया है, और संस्कारहीन दर्शाने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण का आधार भी लिया है। कौन? फ्रांसवा बर्नियर ने। उसने जो विभिन्नताएं महसूस की है उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया और यूरोप में यह दर्शाने की कोशिश की कि यह भारत एक निम्न कोटि का देश है। और वो जो है बहुत मतलब कि क्या बताएंगे, आप लोग समझ सकते हैं, भारत को वो निम्न कोटि का देश बताने के लिए कुछ से कुछ करते थे ये जो फ्रांसवा बर्नियर थे। चलिए दोस्तों, आज जो है वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा लंबी भी बन रही है। हम लोग जो है देखिए 1 सेकंड आप लोग का देख लेते हैं। हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो हो सकता है ये पार्ट 1, इसको नाम रख देते हैं पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट 2 जो है आपका आ जाएगा बहुत जल्द, हो सकता है मतलब जल्दी नहीं आएगा लेकिन आ ही जाएगा पार्ट 2। टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, और अगर आपको सच में दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार अपने प्यारे से दोस्तों को, साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का बहुत ज्यादा मतलब कि क्या बताया दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है आपको, जैसे कि पता पढ़ाने में कितना एनर्जी वगैरह, टाइपिंग वगैरह करने में कितना मेहनत लगता है दोस्तों। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार शेयर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम में जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका दोस्तों, उसमें आपका पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए, जिसमें हम लोग इब्न बतूता हो गया और आपका फ्रांसवा बर्नियर और अल बिरूनी के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं बने, तो प्लीज जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए, आपको सभी का लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आप लोग थ्योरी को पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन जो आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने से पूरा। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।